बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैराडाइज़ लॉस्ट का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। बिल्कुल ब्रीफ सा जनरल बातें उसके मुतल्लिक दो चार करूँगा, उसके बाद आगे चलूँगा और देखूँगा कि अरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी और एपिक को डिफ्रेंशिएट किया है वो किस तरह का है डिफरेंस उनका। और फिर हम देखेंगे कि पैराडाइज़ लॉस्ट को एपिक की फॉर्म में क्यों लिखा मिल्टन ने, जबकि वो तो चाहता था कि इसे ट्रेजेडी की फॉर्म में लिखा जाए, 5 एक्ट्स हों इसके। और फिर हम देखेंगे कि पैराडाइज़ लॉस्ट जो है वो बतौर एपिक कहाँ पे स्टैंड करती है, क्या ये एपिक में अपना मिल्टन मुकाम पैदा कर सका है या नहीं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं शुरू करने से पहले पैराडाइज़ लॉस्ट का बिल्कुल एक ब्रीफ सा इंट्रो देता चलूँ। पैराडाइज़ लॉस्ट एक पोएम है जिसे जॉन मिल्टन, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रेटेस्ट पोएट हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है ग्रेटेस्ट पोएट के दरमियान, मींस के मिल्टन है या शेक्सपियर है, ये डिबेट चलती रहती है, जैसे उर्दू में मीरो गालिब पे चलती रहती है। तो मैं ग्रेटेस्ट पोएट ही कह रहा हूँ फ़िलहाल। इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रेटेस्ट पोएट हज़रत मिल्टन ने इसे 1667 में लिखा था। 1652 में मिल्टन ब्लाइंड होना शुरू हो गए थे 44 ईयर की एज में। और मिल्टन जो है जब ये स्टार्ट की उन्होंने लिखना तो वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थे। उन्होंने ये पोएम जो है अपने उनके यहाँ कोई शख्स था जिसे डिक्टेट की, इसके अलावा अपने बेटों और बेटियाँ थी उनकी, तो उन्हें डिक्टेट करते रहे। बेसिकली मिल्टन का ये पोएम लिखने का पर्पज़ ये था टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। मिल्टन चाहते थे कि वो इंग्लैंड को ग्लोरीफाई करें, ये शुरू के उनके ख्यालात हैं कि वो इंग्लैंड को ग्लोरीफाई करें, जैसे पुराने पोइट्स ने एथेंस के, रोम्स के, हेब्रियो के, इटालियन के जो भी पोइट्स हैं उन्होंने अपनी कंट्री और अपनी रीजन्स को सपोर्ट किया, अपने कल्चर और नेटिव लैंड के हवाले से पोएम्स लिखी हुई हैं। यानी उनमें उनके कल्चर और नेटिव लैंड की झलक एटलीस्ट ज़रूर दिखाई देती है। तो मिल्टन के यहाँ भी इंग्लैंड को ग्लोरीफाई करने का जो पैशन और ट्रेंड नज़र आता है हमें। दूसरा मिल्टन को ये था कि वो कौन सी जॉनरा चूज़ करेंगे इसके लिए, एपिक लिखें, ट्रेजिक लिखें या लिरिक लिखें। तो ये तीनों जो है ये मिल्टन से पहले जॉनराज मौजूद थे और इसमें एंशियंट ग्रीक में इस पे काफ़ी सारी काम हो चुके थे, पोइट्री लिखी जा चुकी थी। ट्रेजिक मींस के ट्रेजिक ड्रामा, तो ड्रामा भी उस वक्त पोएटिक फॉर्म में लिखा जाता था। पुराने जो एंशियंट ग्रीक्स गुजरे हैं उन्होंने ड्रामा पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर मिल्टन के लिए जस्ट इन जॉनरास को चूज़ करना नहीं था, उनके लिए मिल्टन के नज़दीक ये भी था कि एक तो परफेक्ट मीडियम मिले जिसमें वो अपने ख्यालात को एक्सप्रेस कर सकें, और दूसरा ये था कि उस मीडियम में वो अपने लिए एक मकाम भी पैदा कर सकें। यानी अगर ड्रामा लिखें तो ड्रामा में उनका एक नाम पैदा हो उसकी वजह से, और अगर वो इसे एपिक की फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें उनका एक मकाम और नाम पैदा हो जाए। शुरुआत के दिनों में या सालों में उनका ख्याल था कि वो किंग आर्थर पे लिखेंगे, जो कि सेंट्रल फिगर भी है, उससे इंग्लैंड भी ग्लोरीफाई हो जाएगा, सारा ब्रिटिश साइकिल भी नज़र आएगा और आर्थुरियन लेजेंड जो है वो भी रिवाइव हो जाएगी। तो मिल्टन के यहाँ ये भी ख्याल पाया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि उन्हें जो है थीम ऑफ फॉल और गॉड्स के तरीक़ों पे लिखना चाहिए, यानी वेज ऑफ जस्टिफाई करना चाहिए क्रिश्चियनिटी को। ये एक बिलीविंग क्रिश्चियन थे और मीन्स के मिल्टन के मतलब कहा जाता है कि ये प्यूरिटन्स में भी सबसे ज़्यादा प्यूरिटन थे, प्यूरिटन्स ऑफ प्यूरिटन। तो इनके नज़दीक ये भी था कि क्रिश्चियनिटी के एलिमेंट्स भी उसमें शामिल हों। तो इस वजह से आर्थर की बजाय इन्होंने जो है वो इसको तजवीज़ किया, फॉल ऑफ एडम फ्राम द पैराडाइज़ को तजवीज़ किया एज ए टॉपिक। दूसरा ये कि मिल्टन के ख्याल में ये टॉपिक सेलेक्ट हो चुका, मिल्टन ने सोचा था कि इसे वो ट्रेजेडी की फॉर्म में लिखेंगे, 5 एक्ट्स की ट्रेजेडी के तौर पर। उन्होंने इसी तरह सोचा हुआ था, 5 एक्ट वाली ट्रेजेडीज़ का आखिर तक उनके दिमाग में ख्याल रहा, लेकिन मिल्टन क्योंकि समझते थे कि एपिक जो है उससे बेहतर ट्रेजेडी होती है, जबकि अरिस्टोटल के यहाँ भी आपको यही बात नज़र आएगी। लेकिन जब उन्होंने ये पैराडाइज़ लॉस्ट लिखी इन दी एपिक फॉर्म तो बाकी मींस के बहुत से पीछे क्रिटिक गुजर चुके हैं। मिल्टन क्योंकि इनके आबाओ अजदाद में से शामिल हैं, तो बाद में जो भी हजरात आए हैं, चाहे वो उनके हाँ ड्राइडन हो, पोप हो, अरिस्टोटल तो पीछे गुजर चुका, बाकी वर्ड्सवर्थ आया है, कॉलरेज आया है, इन सब ने, टी.एस. इलियट आए, उसके अलावा C.S. लेविस आए, डॉगलस बुश आए, बहुत से क्रिटिक्स गुजरे हैं जिन्होंने मिल्टन की इस चीज़ पे, यानी पैराडाइज़ लॉस्ट पे क्रिटिकल कमेंट्री आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन जब ये लिखी जा चुकी तो उनके ख्यालात में भी यानी मिल जाएंगे, मैं कोटेशंस ज़्यादा कोट नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं ईज़िली, तो मैं वैसे जनरलाइज्ड बातें कर दूंगा, ये उन्हीं से रिलेटेड हैं। तो कहा जाता है कि मिल्टन ने जो लिखी है ट्रेजेडी, ये एपिक, ये ट्रेजेडी से बदरजहा बेहतर है। मिल्टन ने एक और ट्रेजेडी भी लिखी थी अंधा होने के बाद। मिल्टन ने एक पैराडाइज़ लॉस्ट लिखी है, एक पैराडाइज़ रीगेन्ड लिखी है, और उसके साथ ही एक उन्होंने ट्रेजेडी भी लिखी है सैमसन एगोनिस्टिस के नाम से। अरिस्टोटल के यहाँ जो ट्रेजेडी और
एपिक का कंपैरिजन होता है, तो अरिस्टोटल एपिक के बारे में जो बातें बताते हैं वो बड़ी फेवरेबल नज़र आती हैं मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के हक़ में। अरिस्टोटल कहता है कि एपिक में टाइम की लिमिटेशन नहीं होती। मींस के जब आप ट्रेजेडी लिख रहे हैं तो ट्रेजेडी में आपको टाइम एक लिमिटेड फॉर्म में मिलता है, क्योंकि वो एक स्टेज पे जाके परफॉर्म होनी है, तो इसके लिए टाइम लिमिटेड है। और उसके अलावा जो उसमें एक्शन है वो भी एक होना चाहिए, यानी कि उसमें जो लाइफ प्रेजेंट की जा रही है हीरो की, वो तमाम लाइफ को प्रेजेंट करना ज़रा ट्रेजेडी में मुश्किल हो जाता है। उसमें उसका कोई एक एस्पेक्ट, कोई एक इवेंट पकड़ा जा सकता है। दूसरा, ट्रेजेडी में स्पेस का इशू आ जाता है, यानी प्लेस का, लेकिन एपिक में आप स्पेस की लिमिटेशन से भी आज़ाद होते हैं। सिमिलरली ट्रेजेडी जो है वो ज़रा मुख्तसर होती है, वो ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती, लेकिन जब आप एपिक लिख रहे हैं तो वो लंबी हो सकती है। सिमिलरली जब आप ट्रेजेडी को देखेंगे तो उसमें जो एक्शन है वो आपका लिमिटेड होना चाहिए, यानी एक्शन एक वक्त में बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते, और एक्शन जो है वो मेनली एक ही होना चाहिए। जबकि एपिक में आप एक वक्त पे कई एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं और डिफरेंट जगहों पे आप उनके बारे में बता सकते हैं। और दूसरा ये है कि एपिक में अगर आप कोई अब्सर्डिटी जो है वो आ भी जाए तो अननोटिस्ड पास हो जाती है, आप उसे डिफरेंट तरीक़ों से जिस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज़्यादा एलिवेटेड वो नज़र आती है। क्योंकि यहाँ पे आपने अब्सर्डिटी पास होने की बात मैं कर रहा था, तो उसमें क्योंकि आपने स्टेज पे परफॉर्म नहीं करना, आप लाइंस लिख भी देंगे तो वो इस कदर फील नहीं होंगी। जबकि अगर उसी बात को, उसी चीज़ को आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल होमर की एपिक में आप देखें तो जब एचिलीस जो है हेक्टर को फॉलो कर रहा होता है तो वो लाइंस में उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप उसको स्टेज पे परफॉर्म करने लगेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ बोरिंग लगेगी। सिमिलरली ट्रेजिडी में आपके पास एपिक एलिमेंट हो सकता है, यानी अरिस्टोटल तो ये कहता है ना कि एपिक जो है वो ट्रेजिडी से बेहतर नहीं है, ट्रेजिडी एक बेहतर चीज़ है। ट्रेजिडी में एपिक के एलिमेंट आ सकते हैं लेकिन एपिक में ट्रेजिडी के एलिमेंट नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पे मैं रुक के ये कहना चाहूँगा कि मिल्टन ने जो एपिक लिखी है इसमें ट्रेजिडी के भी एलिमेंट मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक 9 में जब आप देखते हैं तो मिल्टन प्रिपेयर कर रहा होता है अपने रीडर्स को फॉल के बारे में बताने के लिए, और ख़ुद ही लिखता है, आई नो मस्ट चेंज दोज नोट्स टू ट्रेजिक। और ये जो ट्रेजिक टोन है ये आपको बुक 9 में थ्रू आउट नज़र आ रही होती है। सिमिलरली बुक 9 ही में वो जब अर्थ का रिस्पॉन्स बता रहा होता है वो फल खाने के मुतल्लिक, तो वहाँ पे भी आपको ट्रेजिक टोन नज़र आती है। इसके अलावा पूरी पोएम में मिल्टन की आपको सोलिलोक्वीज़ का यूज़ नज़र आएगा, तो ये भी ट्रेजिक कन्वेंशन है। इसके अलावा इस पोएम में लिरिक एलिमेंट भी मौजूद हैं। लिरिक एलिमेंट में देखें तो आप पेस्ट्रल मूड भी आपको नज़र आएगा, पेस्ट्रल पोइट्री जिस तरह एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन में भी आपको नज़र आती है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल जब मिल्टन दे रहा होता है, सॉरी डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल में कहाँ सीनरी होनी है पेस्ट्रल, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैराडाइज। इसी तरह कन्वर्सेशन ऑफ गॉड और आदम और ईव की जब आपस में कन्वर्सेशन हो रही होती है, या जब वो गॉड से प्रेयर्स मांग रहे होते हैं, तो उसको आपको पेस्ट्रल इमेजरी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो ये लिरिक्स एलिमेंट भी नज़र आ रहे हैं आपको और एलिमेंट ऑफ ट्रेजिडी भी नज़र आ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे पीछे अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल ने जो ट्रेजिडी और एपिक का कंपैरिजन किया है तो उसमें वो कहता है कि ट्रेजिडी के अंदर एपिक एलिमेंट्स हो सकते हैं लेकिन एपिक के अंदर ट्रेजिक एलिमेंट्स नहीं हो सकते। और वो ट्रेजिडी को सुपीरियर मानता है एपिक से, क्योंकि वो कहता है कि जितनी कंसाइज होगी, जितनी यूनिटी उसमें ज़्यादा होगी, इतनी वो बेहतर जॉनरा होगा। एपिक में वो कहता है क्योंकि लेस यूनिटी होती है और एपिक में कई सारी ट्रेजिडीज़ आपको नज़र आती हैं, यानी ट्रेजिडी तो एक सिंगल चीज़ है ना, एपिक में कई सारी ट्रेजिडीज़ एपिक से निकाली जा सकती हैं। तो इस वजह से एपिक में लेस यूनिटी है जबकि ट्रेजिडी में ज़्यादा यूनिटी है। तो ये भी एक वजह है मिल्टन की, क्योंकि इसमें एपिक में आपको देखें टाइम की लिमिटेशन नहीं है, स्पेस की लिमिटेशन नहीं है, लेंथ की लिमिटेशन नहीं है, एक्शन की लिमिटेशन नहीं है। आप लैंग्वेज को ज़्यादा एलिवेटेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। खैर उस वक्त तो दोनों में एक जैसी लैंग्वेज होती थी तकरीबन। तो ये वजह भी हो सकती है मिल्टन की एपिक लिखने की। अच्छा, जब हमने पहले बात की तो हमने कहा मिल्टन के यहाँ दो मकासद थे। एक तो वो ऐसी चीज़ सेलेक्ट करे, ऐसी जॉनरा सेलेक्ट करे जिसमें वो अपने ख़यालात को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर सके, और दूसरा था कि उस फील्ड में वो मकाम और मर्तबा पैदा करे ताकि उसका नाम जो है वो हमेशा सलामत रहे। तो पहली चीज़ तो हमने डिसाइड कर ली कि मिल्टन ने जो है एक जॉनरा सेलेक्ट किया, वो एपिक थी। हमने ये देख लिया कि एपिक में ट्रेजिक और लिरिकल एलिमेंट मौजूद हैं। अब जब मिल्टन को एपिक लिखने का ख़्याल आया तो मिल्टन के नज़दीक वो सारी पुरानी एपिक्स मौजूद थी। मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि मिल्टन जो है 1632 से 1638 तक सिर्फ स्टडी करता रहा है अपने अब्बा हजूर के घर में बैठ के, कोई जॉब, कोई नौकरी, कोई पेशा, कोई और काम नहीं किया। इसके अलावा मिल्टन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टडी करने वाला बंदा था, उसने बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी हुई थी।
जो पुरानी एपिक्स चलती आती हैं, डांटे की डिवाइन कॉमेडी हो या टेसो की एपिक हो या अरियोस्टो की हो या वो इंग्लिश पुरानी नज़म बियोवुल्फ हो या स्पेंसर की फेरी क्वीन हो, तो ये सारी जो है विर्जिल की इनियड कह लें, होमर की ओपिक, होमर की जो वो इलियड और ओडिसी हैं, वो सारी मिल्टन ने पढ़ी हुई थी और मिल्टन को आती भी थी। मिल्टन के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये उसके मतलब और लोग कह रहे हैं। तो मिल्टन ने ये सारी पढ़ी हुई थी। अब मिल्टन के यहाँ बात ये थी कि मिल्टन अपना एक मकाम पैदा करना चाहते थे। मिल्टन ने स्टार्टिंग में भी ये कहा है कि हाउ दिस एपिक विल सोर अबव आयोनियन माउंट इफ़ यू विल नॉट हेल्प मी। वो लाइन्स थी मिल्टन की, I thence invoke thy aid to my adventurous song that with no middle flight intends to soar above Aeonian Mount। यानी मिल्टन चाह रहा है कि यहाँ पे वो होमर की इलियड और ओडिसी से बड़ा मकाम और नाम पैदा करे। तो ये मिल्टन के यहाँ एक बड़ी वजह थी वो कि नाम पैदा करना। मिल्टन को शुरू से ख्वाहिश थी। एक मिल्टन ने नज़म लिखी थी, सोनेट आई थिंक थी, ऑन हिज अराइविंग एट द एज ऑफ 23 उसका नाम है। मैं उसकी चंद लाइनें पेश करता हूँ, आप देखिएगा। अच्छा, इस सोनेट को देखें तो वो कहता है, हाउ सून हैथ टाइम द सडल थीफ ऑफ यूथ stolen on his wing my 3 and 20 years, my hasting days fly on with full career, but my late spring no bud or blossom shoot। तो यहाँ देखें, मिल्टन 23 साल का है और कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे मेरा नाम रह सके। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई आप 23 साल के हो और ये सोच रहे हो, मीन्स कि 23 साल उम्र कौन सी है। तो ये मिल्टन के यहाँ शुरू से ट्रेंड था कि वो कुछ ऐसा करके जाएं जिसमें उनका हमेशा एक मकाम और नाम रहे। तो ये मिल्टन सारा जानता था। और आगे की लाइंस, वो जो मैं लाइंस पढ़ रहा था, तो उसमें आगे कहता है, थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और राइम। मैं ऐसी चीज़ें लिखना चाहता हूँ जिसको कभी किसी ने अटैम्प्ट ना किया हो। एक तो मैं होमर से ऊपर जाना चाहता हूँ, दूसरी ऐसी चीज़ें हों कि जिसके मतलब कभी किसी ने लिखा ना हो। गो के डांटे ने अपनी डिवाइन कॉमेडी के वो पहले जो इन्फर्नो में इन चीज़ों के मुतालिक बात की हुई है, लेकिन मिल्टन यहाँ पे अनअटेम्प्टेड उसे कह के डिसमिस कर रहा है कि ये अटैम्प्ट ही नहीं थी, मैं जिस तरह लिखूँगा वो एक अलग होगी। आप मिल्टन की स्टार्टिंग एपिक की लाइन पढ़ें तो आपको एक तो वो इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़ उसमें नज़र आती है, डेफिनेटली वो है, लेकिन दूसरा मिल्टन की अपनी तारीफ़ करता हुआ आपको नज़र आएगा। यानी ये तैयार कर रहा है रीडर्स को कि मैं ऐसी चीज़ लिख रहा हूँ जिसके मुतल्लिक किसी ने नहीं लिखा, या जिसका थीम बहुत ग्रैंड है, या ये मिल्टन की एपिक। मिल्टन की एपिक में एक और चीज़ देखें तो रिलीजियस थीम बहुत ज़्यादा है। यानी अपने थीम में रिलीजियस है और वैसे क्लासिकल है फॉर्म में, और फॉर्म में क्लासिकल होने की वजह से तमाम क्लासिकल रूल्स को भी फॉलो कर रही है। लेकिन अगर उसके थीमेटिक हवाले से बात करें तो उसमें और चीज़ें भी शामिल हो जाएंगी जो कि उन एपिक्स में उस तरह से नहीं होती थी। तो बेसिकली हम देख ये रहे थे कि मिल्टन ने एक मकाम हासिल करने की तमन्ना की थी, तो क्या उसे कोई मकाम मिला या नहीं मिला। तो जितने भी आपके पास इसकी शान में रतबुल लसां क्रिटिक नज़र आएंगे तो उनसे वाज़े होता है कि मिल्टन ने बहुत बड़ा मकाम हासिल किया। मैं उनकी लाइंस कोट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यह है कि आपको चंद बातें बताता चलूँ जिससे ये नज़र आए कि मिल्टन के हाँ वाकई दूसरी एपिक्स से मिल्टन की एपिक ज़रा डिफरेंट किस्म की है। सबसे पहले तो मिल्टन का थीम ज़रा डिफरेंट टाइप का है। यानी बाकी जो एपिक्स होती हैं उनमें क्या होता है, जनरली कोई हीरो होता है, उसे डिफरेंट किस्म के एडवेंचर्स पे जाना पड़ता है और एंड पे उसकी डेथ हो जाती है। डिफरेंट किस्म की वो फ़ाइट लड़ता है, डिफरेंट बैटल्स में वो डिफ़ीट करता है एनिमी को। जबकि यहाँ पे ऐसी कोई एज सच बैटल नहीं हो रही, और ना यहाँ पे कोई ऐसा हीरो है जिसके एडवेंचर्स चल रहे हों। यानी हीरो अगर एडम को लिया जाए तो इसमें एज सच एडम जो है वो कोई इलाका फ़तह नहीं कर रहे, किसी बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। दूसरा देखें तो इसका थीम जो है वो ज़रा यूनिवर्सल किस्म का है। यानी बाकी थीम होते हैं वो किसी एक शख्स के गिर्द घूम रहे होते हैं, ये यूनिवर्सल थीम है। उसमें किसी एक शख्स की किस्मत का फ़ैसला हो रहा होता है, यहाँ पे पूरी इंसानियत की किस्मत का फ़ैसला हो रहा है, या पूरी इंसानियत इसमें रिप्रेजेंट की जा रही है एक शख्स के ज़रिए। वहाँ पे करैक्टर जो हैं सुपर ह्यूमन्स होते हैं, यानी जो हीरोइक करैक्टर होता है वो सुपर ह्यूमन होता है। यहाँ पे सुपर ह्यूमन और ह्यूमन मौजूद हैं। वहाँ पे जो करैक्टर्स होते हैं वो ज़रा नॉर्मल किस्म के होते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल करैक्टर है, यानी नेशनल करैक्टर होते हैं। दूसरी एपिक्स में होमर की देखें तो नेशनल करैक्टर है, जबकि इसके करैक्टर जो हैं वो इंटरनेशनल हैं। इसमें बाकी देखें तो जो स्पेस और टाइम वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं वो बाकियों एपिक्स में एज सच नहीं आ सकते। यहाँ पे यानी जो कन्वर्स है ना वो एक वास्ट किस्म का हॉरिजॉन मौजूद है। यहाँ पे टाइम जो है वो एटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉड और उसकी क्रिएचर्स जो हैं वो बजाते खुद इस में बतौर करैक्टर प्रेजेंट हैं।
इसमें बाकी चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट उसी जैसी हैं, मींस के लेकिन ये आप देखें कि सीन ऑफ एक्शन जो इसका चल रहा है ना वो यूनिवर्सल स्पेस में चल रहा है, जबकि बाकी एपिक्स में ऐसा नहीं होता। इसमें बाकी देखें तो सोलिलोक्वीज का मैंने जो एलिमेंट बताया वो ट्रेजिडी का एलिमेंट आ रहा है, ट्रेजिक टोन आ रही है बुक 9 में जाके। उसके अलावा आप देखें तो यानी लिरिकल एलिमेंट्स भी इसमें मौजूद हैं। बाकी ज़ुबान तो खैर वो उनकी भी एलिवेटेड ही होती है, इसकी भी एलिवेटेड ही है। तो बात यह है कि ये ज़रा बाकी एपिक्स से हट के है। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है ये सबसे पहले तो एक एपिक है। ये तमाम रूल्स फॉलो करती है जो एपिक के होते हैं, रूल्स जो अरिस्टोटल ने सेट किए, जिन पे होमर ने अपनी एपिक्स लिख के दिखाई। तो ये उन सारे रूल्स को फॉलो करती है। डिफरेंट क्रिटिक्स ने डिफरेंट बातें की हैं। आई थिंक डेविड डेचेस ने कहा था कि मैच्योर और प्रोफाउंडेस्ट एपिक है, और एक और हज़रत हैं उन्होंने कहा था कि इसमें एपिक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो तमाम के तमाम। तो जो चीज़ें अब तक हमने देखी उनकी ब्रीफ तौर पे समराइज़ करता चलूँ, बताता चलूँ। सबसे पहले तो हमने देखा कि एपिक होती क्या है, और मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है ये एक एपिक है। जनरल इंट्रोडक्शन देखा पैराडाइज लॉस्ट का। फिर हमने देखा कि मिल्टन के दिल में दो बातें थी। एक तो वो ऐसा जॉनरा चूज़ करे जिसमें वो अपने तमाम ख्यालात को ईज़िली लिख सके। दूसरा था कि वो उस जॉनरा में अपना मकाम पैदा कर सके। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि मिल्टन ने जो है एपिक को प्रेफर किया अरिस्टोटल की, और एपिक और ट्रेजेडी में डेफिनेशन के फ़र्क को देखा। और फिर हमने ये देखा कि मिल्टन ने जो है एपिक को चूज़ किया और फिर इसमें अपना एक मकाम किस तरह से पैदा किया। और फिर हमने देखा कि मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक है ये दूसरी पोएम से डिफरेंट कैसे है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि पैराडाइज लॉस्ट एपिक होना क्वालिफाई किस तरह से करती है और एपिक की करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।